वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एमएससी का जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में कौन कौन से टॉपिक है, आज यूनिट 1 से हम शुरू करेंगे। यूनिट 1 का पहला लेक्चर हमारा है। इसमें हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है प्लेन के बारे में। तो प्लेन क्या होता है और इसमें किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब कुछ हम आज की क्लास में देखेंगे। और फिर हम इसके बाद ये एग्ज़ाम में किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी हम देखेंगे कि एक दो सवाल करके भी बता देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप हेडिंग डालिए प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन समतल होता है। प्लेन का मतलब होता है समतल। इसका मतलब होता है, इसे हिंदी में समतल बोलते हैं। इसे हिंदी में समतल बोलते हैं। समतल का मतलब भी क्या होता है? समतल का मतलब होता है समांतर। समांतर। समतल का मतलब होता है समांतर। समतल की क्या परिभाषा होती है? समतल किसे कहते हैं? तो जिस तल में सभी बिंदु एक ही सतह में होते हैं उसे समतल कहते हैं। हिंदी में यह परिभाषा होती है कि जिस तल में सभी बिंदु एक ही सतह में होते हैं उसे समतल कहते हैं। समतल के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो एक जो कमरे का फर्श होता है वो समतल होता है, जो टेबल की सतह होती है वो समतल होती है। तो ये समतल की परिभाषा है। और रेखा किसे कहते हैं? तो जो रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड में जो फर्स्ट का बिंदु और लास्ट का बिंदु है उसके मध्य सभी बिंदु आते हैं, वो सभी मिल जाते हैं, उसे रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड की हम हिंदी में परिभाषा ऐसे बोलते हैं कि रेखाखंड में दोनों छोर के बिंदु तथा मध्य बिंदु के सभी बिंदु मिल जाते हैं। ये रेखाखंड की परिभाषा है। तो हम एमएससी लेवल की बात करेंगे तो एमएससी में आपको इक्वेशन कैसे आती है, वो इक्वेशन आपको जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उसकी लैंग्वेज में क्या परिभाषा होती है तो उसको लिखिए। जैसे प्लेन की परिभाषा लिखिए, अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज completely lies on the surface then type of surface is called plane। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? तो जनरल इक्वेशन, प्लेन की जो जनरल इक्वेशन क्या होती है तो उस जनरल इक्वेशन की हेडिंग डालिए। प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? तो जनरल इक्वेशन देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आप हेडिंग डाल दीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन के जनरल इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। abc क्या है? abc यहाँ पे डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रेशो है। तो abc क्या है? a यहाँ पे a b और c, ये क्या है? तो डायरेक्शन रेशो। ये डायरेक्शन रेशो है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये प्लेन की जो जनरल इक्वेशन है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f x y z इक्वल टू 0। ऐसे भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, f x y z इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरी कंडीशन आप इसको ऐसे, एक दूसरा तरीका है तो होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से भी आप इक्वेशन को लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कर्व के बारे में।
ये जियोमेट्री में कर्व है तो हम कर्व के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन कर्व, प्लेन कर्व समतल वक्र, समतल वक्र क्या होता है? तो हेडिंग डाल दीजिए प्लेन कर्व। प्लेन कर्व हेडिंग डाल दीजिए। प्लेन कर्व, प्लेन कर्व किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए। ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस पॉइंट्स ऑफ कर्व is completely lies of fixed plane। ये प्लेन समतल वक्र की ये परिभाषा है। देन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लेन कर्व। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, प्लेन दिस, देन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लेन कर्व। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल किस टाइप का होता है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे एक ये स्फीयर ले लेते, एक वक्र ही ले लेते। जैसे इसको ऐसे इस तरह से ले लिया और यहाँ पे एक समतल रेखा डाल देते, प्लेन डाल देते। ये प्लेन है, तो ये क्या है? तो ये तो प्लेन है, ये प्लेन है। और ये इसको, ये स्फीयर, और यहाँ पे एक वक्र बना लेते, सर्कल बना लेते। ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसे CIRCLE, ये सर्कल है। ये स्फीयर है, ये प्लेन है और ये सर्कल है। ये सर्कल है और ये स्फीयर है और ये प्लेन है। इसकी परिभाषा इससे इसको देख लेते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, then created a curve is called circle। called सर्कल इस टाइप से लिखिए। अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो इसके लिए देखिए, हेडिंग डालिए। इसको 2-3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। हम तीनों प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम तीनों प्रकार देखेंगे कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन 1 क्या होती है? ये प्लेन को जैसे समतल वक्र है, समतल वक्र को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कितने तरीके हैं वो हम सभी तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसकी हेडिंग डाल दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन कर्व। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन कर्व, या आप हेडिंग डाल दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन कर्व। अब कंडीशन फर्स्ट देखिए, हम सभी अलग अलग कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। 3 से 4 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये मतलब किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कंडीशन फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। कंडीशन फर्स्ट क्या होती है? कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो
पहला तरीका भी मैं बताऊंगा दोनों को इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इक्वेशन हम पहले भी बीएससी में पढ़ चुके हैं कि इसको एफ कोष्टक एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल में 0 आएंगे। यदि इसको x1 y1 z1 इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, f2 x2 y2 z2 इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा कंडीशन फर्स्ट में लिखिए इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड सरफेस, प्लेन एंड सरफेस। आप इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड सरफेस, इसको आप एक दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हो या और करके लिख लेना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस ऐसे भी लिखो तो भी मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ये लिख लो। अब इसको आप इक्वेशन से कैसे लिखोगे, तो लेट लिखो, लेट इक्वेशन ऑफ सरफेस, लेट इक्वेशन ऑफ सरफेस। सरफेस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सरफेस, सरफेस की क्या इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन होती है, हम इसको प्रदर्शित करते हैं f1 x y और z इक्वल टू 0, इससे प्रदर्शित करते हैं। f1 x y z इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। और प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये तो सरफेस की इक्वेशन हो गई। सरफेस की इक्वेशन क्या होती है, तो f1 x y z इक्वल टू 0, ये सरफेस की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन क्या है, तो देखिए प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन देखिए, प्लेन की इक्वेशन होती है, जैसे आप इसको लिख लो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन होती है f2 x y z इक्वल टू 0, ये प्लेन की। पहले मैंने सरफेस की इक्वेशन लिखी, अब प्लेन की इक्वेशन लिखी, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब आपको जैसे 2 सरफेस हो तो आप कैसे लिखोगे, यदि 2 सरफेस हो तब कैसे लिखोगे, यदि 2 सरफेस हो तब मैं यहाँ पे एक तरफ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 सरफेस का, 2 मिनट, यहाँ पे 1 सरफेस का तो बता दिया, लेकिन यदि 2 सरफेस हो तब क्या करेंगे, तो 2 सरफेस को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे रफली दूसरा पेन भी नहीं, मैं इससे मेंशन कर लेता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेस। 2 सरफेस हो तब क्या लिखेंगे, पहले को तो f1 x1 y1 और z1 इक्वल टू 0 इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा तब f2 x2 y2 और z2 इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। 2 सरफेस हो तब इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेस f1 x1 y1 z1 और f2 x2 y2 z2 इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब ये कंडीशन क्या है, ये दोनों प्लेन जो सरफेस है और प्लेन है उन दोनों को हम कंबाइंड रूप में लिखेंगे। तो हम इसको लिखिए कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 इज कॉल्ड प्लेन कर्व। प्लेन कर्व, ये इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हमने कंबाइंड रूप में लिख लिया। ये हमारी क्या थी, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट थी, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट थी। कंडीशन फर्स्ट को मैंने पहले सरफेस की इक्वेशन लिखवाई, फिर प्लेन की इक्वेशन लिखी। ये दोनों क्या है, कंबाइंड रूप में हम इसको, ये प्लेन की और सरफेस की दोनों कंबाइंड रूप में ये इक्वेशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी इसकी, इसको सेकंड कंडीशन, जैसे पहली कंडीशन तो मैंने आपको लिखवा दी सरफेस इंटरसेक्शन की प्लेन एंड सरफेस की लिखवा दी। अब पैरामेट्रिक के फॉर्म में हम कंडीशन कैसे लिखेंगे, दूसरा है पैरामेट्रिक फॉर्म के रूप में कंडीशन सेकंड। कंडीशन 2
कंडीशन 2 को हम कैसे लिखेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको तो आप भी लिखना जानते हो, क्योंकि ये हमने बीएससी में पढ़ रखा है कि इन दिस कंडीशन, इसको लिखिए इन दिस कंडीशन एक्स वाई जेड इज वेरिएबल ऑफ फंक्शन, वेरिएबल ऑफ फंक्शन। एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स को एक्स टी लिखेंगे, वाई को क्या लिखेंगे? वाई टी लिखेंगे, और जेड को क्या लिखेंगे? जेड टी लिखेंगे। ये वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं, एक्स को एक्स टी लिखते हैं, वाई को वाई टी और जेड को जेड टी लिखते हैं। ये इसके क्या हो गए? पैरामेट्रिक फॉर्म हो गए। ये क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसको लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड ये टी क्या है? टी भी ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो टी इज कॉल्ड पैरामेट्रिक, अब ये क्या है? हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तीसरी कंडीशन है वेक्टर फॉर्म। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी तो लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन थर्ड, ये कंडीशन थर्ड है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक कर्व है, ये एक क्या है? कर्व है, और कर्व पर कोई, कर्व से दूरी पर कोई एक बिंदु है, ओ है। ये ओ बिंदु, ये कर्व पूरा बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, लेकिन ये इतना एक वक्र है, तो ये ओ बिंदु है। ओ बिंदु से मैं यहाँ पे दूसरा बिंदु पी बिंदु है, तो यहाँ पे मैं एक रेखा खींचूँ, तो ये इस तरह से जाएगी, तो उसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? इसका पैरामीटर पी क्या हो जाएगा? पी एक्स वाई जेड ये हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी? आर होगी। तो इसे आर सदिश के रूप में दर्शाते हैं, इसे आर सदिश के रूप में दर्शाते हैं, आर सदिश के रूप में दर्शाते हैं। तो इसको लिखिए, ये क्या है? पी एक्स वाई जेड का ये स्पेस है, तो इन दिस स्पेस पी एक्स वाई और जेड, यहाँ पे ओ पी कितना है? ओ पी आर सदिश है, तो ओ पी इक्वल टू आर सदिश, ये ओ पी कितना है? आर सदिश है, तो आर सदिश लिख लिया। यहाँ पे आर को हम कैसे लिखते हैं? आर को हम लिखते हैं सदिश आर को लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इससे हम दर्शाते हैं। तो ये क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, तो ये वेक्टर फॉर्म में, तो इससे लिख लीजिए दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में आर सदिश को क्या लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में आर सदिश को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ये टेंजेंट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। टेंजेंट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है तो इसके बारे में देखिए। जैसे ये एक कोई वक्र है, ये एक कोई वक्र है और इस वक्र पर ये बिंदु ओ बिंदु, इस वक्र से दूरी पर ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु है, और यहाँ से इस वक्र पर कोई बिंदु है वो पी बिंदु है। यदि मैं ओ बिंदु से पी बिंदु पर एक रेखा खींचूँ तो ये तो हमारा आर वेक्टर
वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा, ये आर वेक्टर है। इस पी को मैंने क्या लिखा था, पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड लिखा। और यदि मैं पी बिंदु को ये इस बिंदु को इस तरफ में ले जाऊँ, ये इस तरह से मैं मिला लूँ यहाँ पे वक्र पर, तो ये कैसे हो जाएगा, ये सीधा जाके ये यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, ये इस तरह से मिल जाएगा। तो ये ओ बिंदु, ये पी बिंदु, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, क्यू बिंदु हो जाएगा। और ये आर सदिश, ये इसकी दूरी कितनी, आर सदिश है, तो यहाँ की दूरी कितनी होगी, आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर, ये होगी सदिश आर प्लस डेल आर, ये इसकी दूरी होगी। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्यू को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा जैसे पी एक्स वाई जेड हुआ, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, जेड प्लस डेल जेड हो जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा और वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा और जेड प्लस डेल जेड, जेड प्लस डेल जेड, ये हो जाएगा। तो पी को कैसे प्रदर्शित किया, एक्स वाई जेड, और क्यू को एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई और जेड प्लस डेल जेड। अब इसको लिखिए, लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। इन दिस स्पेस पी एक्स वाई जेड, पी क्या है, पी एक्स वाई जेड है, एंड क्यू क्या है, क्यू एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई और जेड प्लस डेल जेड, ये है। ये क्या है, ये पॉइंट है, तो इसको हमने पोजीशन के रूप में दर्शाया था। इन दिस स्पेस पी एक्स वाई जेड एंड क्यू एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई और जेड प्लस डेल जेड। तो आर ये इज लिखो या आर लिखो, बात तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर टू नेबरिंग पॉइंट है, NEIGH, नेबरिंग पॉइंट देन पोजीशन। अब इसको वेक्टर के रूप में हमने क्या लिखा है, वेक्टर के रूप में हमने पी वेक्टर को मैंने आर से दर्शाया है। तो ये ओपी की दूरी कितनी है, ओपी की दूरी आर है, तो इसे लिखिए वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम ओ इज सदिश आर एंड पोजीशन अब Q की दूरी कितनी है, Q और O की दूरी ये R प्लस डेल आर है, तो इसे लिखेंगे वेक्टर ऑफ Q फ्रॉम O इज R सदिश प्लस डेल आर सदिश, डेल आर सदिश। तो इसे वेक्टर Q फ्रॉम O इज R प्लस डेल आर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ये पी क्यू को हम एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि ये ओ क्यू है, ये धीरे धीरे इधर आएगा तो इधर तक आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल में लिखेंगे ओ क्यू और माइनस ओ पी, ओ क्यू में से ओ पी को माइनस करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, पी क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे वी कैन रिटर्न अस पी क्यू सदिश बराबर होगा ओ क्यू सदिश, ये पी क्यू बराबर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी सदिश के बराबर हो जाएगा। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है, आर प्लस डेल आर है, तो इसे आर सदिश आर प्लस डेल आर माइनस ओ पी कितना है, ओ पी आर सदिश के बराबर है, तो आर सदिश लिख लिया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मैंने कैंसिल कर लिया। अब आगे देखिए,
पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा डेल आर के, डेल आर ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो, पी क्यू बराबर हो जाएगा डेल आर के। अब इसको यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू, इस पी क्यू को हम कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर के रूप में पी क्यू को कैसे लिखे, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन मोड ऑफ पी क्यू, मोड ऑफ पी क्यू, इस तरह से लिखते हैं। पी क्यू को मोड ऑफ पी क्यू ऐसे लिखते हैं। और पी क्यू को हम क्या जानते हैं, पी क्यू को कोड पी क्यू लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि चूंकि मोड ऑफ पी क्यू बराबर कोड पी क्यू ऐसे लिख सकते हैं हम, कोड पी क्यू, मोड ऑफ पी क्यू को हम कोड पी क्यू ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, ये पी क्यू को मोड ऑफ पी क्यू लिख लेते और हम इसको लिख लेते, और पी क्यू किसके बराबर है, डेल आर के बराबर है। तो पी क्यू की जगह मैं लिख लेता हूँ डेल आर अपॉन मोड ऑफ पी क्यू की जगह कोड पी क्यू, कोड पी क्यू ये लिख लिया। तो पी क्यू इक्वल टू डेल आर अपॉन कोड पी क्यू हो गया। अब मैं डेल एस का ऊपर नीचे गुणा कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल एस का ऊपर नीचे गुणा कर लूँ तो डेल आर अपॉन डेल एस हो जाएगा इंटू डेल एस अपॉन कोड पी क्यू आ जाएगा, कोड पी क्यू। डेल एस का हमने ऊपर नीचे गुणा कर लिया, इसको ऊपर नीचे गुणा कर लिया। तो ये वेक्टर के रूप में इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये वेक्टर के रूप में ये आ गया। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में बंद कर लो, पी क्यू सदिश आ गया वेक्टर के रूप में, ये आ गया। इसको टेंजेंट के रूप में कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने आपको वेक्टर के रूप में बताया। टेंजेंट के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, तो टेंजेंट के रूप में भी तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो वेक्टर के रूप में, टेंजेंट के रूप में देखिए यूनिट ऑफ टेंजेंट वेक्टर, आप हेडिंग डाल दो और फिर यूनिट ऑफ टेंजेंट वेक्टर देखिए। ये तो मैंने ये यूनिट ऑफ टेंजेंट वेक्टर, तो हाँ यूनिट वेक्टर के रूप में मैंने बता दिया यूनिट ऑफ टेंजेंट वेक्टर। तो इससे हम प्रदर्शित करेंगे, जैसे आप हेडिंग डालो यूनिट ऑफ टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसे हम आप टी के रूप में भी तो लिख सकते हो। ये पी क्यू सदिश को आप लिख लो ये क्यू पी, ये पी क्यू डेल आर, ये तो सही लिखा है। अब इसकी लिमिट ले ले, इसकी लिमिट ले ले, चलो इसको मतलब कैप के रूप में लिख लेते हैं और यूनिट ले लेते हैं। इसको लिखिए यूनिट टेंजेंट वेक्टर को देखिए, इसको टी से हम प्रदर्शित कर लेते हैं और इसकी लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट लगा लेंगे तो इसको लिमिट लगाओ, इसको टी कैप, इस पी क्यू को मैंने टी कैप लिखा इक्वल टू लिमिट क्यू से पी की तरफ जाएगा। लिमिट कहाँ से जाएगा, ये क्यू से पी की तरफ जाएगा, क्यू से पी की तरफ जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ लिमिट क्यू से पी, क्यू टू पी ये लिख लेता हूँ, लिमिट क्यू टू पी ये लिख लिया। और यहाँ पे ये वापस लिख लो है ऐसा एज इट इज लिख लो, डेल आर अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन कोड पी क्यू ये लिख लिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये क्यू से पी की तरफ जा रहा है तो आप कोड पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, कोड पी क्यू को आर्क पी क्यू पी लिख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख लेता हूँ, चूँकि क्यू टेंस टू पी, क्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्यू से पी की तरफ जा रहा है। तो आप कोड पी क्यू को क्या लिखेंगे, कोड पी क्यू को लिखेंगे आर्क पी क्यू, कोड पी क्यू को आप आर्क पी क्यू भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोड पी क्यू की जगह आपको आर्क पी क्यू लिखना है। क्या लिखना है, आर्क पी क्यू लिखना है, कोड पी क्यू की जगह आर्क पी क्यू लिखना है। तो इसको लिखिए ये टी कैप था, टी कैप का टी कैप इक्वल टू लिमिट का लिमिट आ जाएगा और क्यू टू पी और डेल आर अपॉन डेल एस, डेल आर अपॉन डेल एस इंटू, अब यहाँ पे क्या था, डेल एस अपॉन कोड पी क्यू, डेल एस अपॉन कोड पी क्यू की जगह आपको क्या लिखना है, आर्क पी क्यू लिखना है। कोड पी क्यू की जगह आर्क पी क्यू,
कोड पी क्यू की जगह लिखना है आपको आर का पी क्यू लिखना है। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको आर का पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, आर का पी क्यू को आप डेल एस लिख सकते हो। इस आर का पी क्यू को वापस डेल एस आप लिख सकते हो। तो इसको लिखिए टी कैप इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू पी डेल आर अपॉन डेल एस इंटू, जहाँ पे डेल एस तो ऊपर से है ही सही और यहाँ पे भी नीचे डेल एस आ जाएगा, डेल एस आ जाएगा। डेल एस तो से डेल एस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पे 1 बचा तो इसको लिखेंगे डेल एस, इसको डेल एस अपॉन डेल एस हो गया। अब इसको लिखेंगे लिमिट क्यू से पी की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पे डेल एस को 0 की तरफ आपको टेंड करवाना है, 0 की तरफ ले जाना है। तो इसको लिखेंगे डेल एस टेंस टू 0, डेल एस टेंस टू 0। इसको 0 की तरफ ले जाओ, ये डेल आर अपॉन डेल एस का डेल एस आ जाएगा और इंटू यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया। तो अब 1 को नहीं लिखना, अब इसको पूरा का पूरा वापस लिख लो, लिमिट डेल एस टेंस टू 0, ये एज इट इज आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एस। अब ये डेल आर अपॉन डेल एस को आप इसको सेकंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, डेल आर अपॉन डेल एस को डी आर अपॉन डी एस भी लिख सकते हो। तो इसको मैं डी आर अपॉन डी एस ये लिख लेता हूँ, डी आर अपॉन डी एस लिख सकता हूँ। और डी आर अपॉन डी एस क्या है, ये तो डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन को हम आर डैश भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आर डैश लिख लिया। तो ये क्या है, यही हमारा टेंजेंट वेक्टर है, यही हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। तो आप इसको लिखिए, इसको ब्रैकेट में पहले बंद कर लो। इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब ये क्या है, ये टेंजेंट वेक्टर है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ये इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। अब हम क्या जानते हैं, हम वेक्टर को किस रूप में लिखते हैं, तो वेक्टर के रूप में हम जानते हैं कि आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो डेट आर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। अब इसको हम डी के फॉर्म में लिख ले, इसको डी के फॉर्म में इसका डिफ्रेंशिएशन कर ले। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, आर डैश इक्वल टू आर डैश को हम डी आर अपॉन डी एस लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी एस के फॉर्म में, डी एस के रूप में आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी आर अपॉन डी एस लिख लिया। अब इसको लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप, ये लिख लिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका मॉड लगा लूँ मैं, इसका मॉड करके फिर स्क्वायर कर लो, इसका मॉड करके स्क्वायर कर लो। तो ये आर डैश हो जाएगा, आर डैश का मॉड इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस का मॉड हो जाएगा इक्वल टू ये डी आर अपॉन डी एस। डी आर अपॉन डी एस को आप टी कैप के रूप में भी लिख सकते हो, डी आर अपॉन डी एस टी कैप के बराबर है, डी आर अपॉन डी एस टी कैप के बराबर है। तो इसको मैं टी कैप भी लिख सकता हूँ इक्वल टू। अब इसका स्क्वायर रूट कर लो, इसका स्क्वायर रूट कर लो। इसका स्क्वायर रूट के रूप में हम कैसे लिखेंगे, ऊपर तो रूट आ जाएगा और फिर इसका स्क्वायर कर लो, डी एक्स अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, ये इस टाइप से लिख लिया। अब इसको लिखेंगे
ये तो हो जाएगा स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी एक्स स्क्वायर अपन डी एस स्क्वायर, ये अंदर वाला बचेगा। तो दोनों तरफ ये स्क्वायर करने पर तो यहाँ पे तो डी एस स्क्वायर ये हो जाएगा, ये तो ये वैल्यू इसके बराबर है तो इसे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका अंदर स्क्वायर बचेगा तो इसको लिख लो डी एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो 1 रहेगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड का होल स्क्वायर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। अब ये डी एस स्क्वायर को इधर भेज लो, डी एस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इसको लिख लेंगे डी एस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बचेगा, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ये हमारी लास्ट फॉर्म निकल गई। अब इसको आगे और क्या लिखेंगे, इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर लो, ये ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब इसको डी टी स्क्वायर से हम डिवाइड कर ले, डी टी स्क्वायर डी एस पहले डी एस के रूप में था, अब इसको हम डी टी के रूप में लिख लेते हैं, डी टी का स्क्वायर के रूप में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडेड भाग दे देना है बाय डी टी स्क्वायर का, डी टी स्क्वायर का सभी में भाग दे दो तो डी एस स्क्वायर डी एस का होल स्क्वायर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड का होल स्क्वायर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये डी टी स्क्वायर का भाग दे दिया, सब में हमने क्या किया, डी टी स्क्वायर का भाग दे दिया। अब क्या करना है आपको, ये स्क्वायर को आपको एक बार स्क्वायर लिखना है, इस पूरे को एक करके एक बार स्क्वायर लिखो। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखिए जैसे डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको लिखना है, सबका स्क्वायर कर लेना है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको एस डॉट के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो एस डॉट के रूप में लिखो, एस डॉट का स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। आपको इसको इस रूप में लिखना है। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ आप रूट ले लो, दोनों तरफ रूट ले लो। तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, यहाँ पे एस डॉट बचेगा, यहाँ पे एस डॉट बचेगा इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लो। तो यहाँ पे रूट के रूप में पूरा का पूरा लिख लो, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। ये इस तरह से लिखना है। अब एस डॉट को मैं क्या डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकता हूँ, एस डॉट को मैं डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिखो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू, ये रूट तो रूट एज इट इज आ जाएगा, रूट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। ये एज इट इज आ गया। अब टी है वो टी को इधर भेज लो, टी को इधर भेजने पर क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू एक्स, ये टी को इधर भेजने पर ये इस रूट तो रूट आ जाएगा ऊपर, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर और डी टी यहाँ पे आ जाएगा, डी टी यहाँ पे आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ कर्व के रूप में हम इसको क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ कर्व के रूप में इसको लिखेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर लो। लेंथ ऑफ कर्व के रूप में लिखने के लिए इसको इंटीग्रेशन कर लो। तो लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व के रूप में लिखने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन करने पर इसका तो एस हो जाएगा, इसका तो एस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट आएगी T1 से T2 तक की लिमिट आएगी और रूट यहाँ पे एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर ये हो जाएगा और dt का dt आ जाएगा।
ये dt का dt हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ कर्व के रूप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो एस के रूप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसको आप ब्रैकेट के रूप में इस ब्रैकेट कर लो इसका, ये हमारा एस के रूप में ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। एस इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन आ जाएगा लिमिट t1 से t2 तक रूट x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर, ये dt आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसके बारे में कैसे सवाल आते हैं तो ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा डिफरेंशियल जियोमेट्री में हमने क्या देखा, डिफरेंशियल जियोमेट्री में हमने आज प्लेन के बारे में देखा, प्लेन क्या होता है और प्लेन की क्या लैंग्वेज होती है और इसको समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं ये हमने देख लिया। और फिर प्लेन कर्व के बारे में देखा और फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सारी कंडीशन देखी। तो हमने इसको कंडीशन, इसकी लगभग 3 कंडीशन बनी है। तो ये तीनों कंडीशन के बारे में देख लिया। पैरामीटर के रूप में हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम कल से हम इसके सवाल करवाएंगे कि इसके सवाल एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं, या हम सवाल करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सवाल को करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।